तो गाइस कैसा आप सब, वेलकम बैक टू एपी मोटो व्लॉग्स। तो आज हम दोबारा से ओनरशिप रिव्यू करने जा रहे हैं टीवीएस अपाची 160 का। जो प्रीवियस ओनरशिप रिव्यू किया था उसमें थोड़ा नॉइस इशू हो रहा था, बैकग्राउंड नॉइस कुछ ज़्यादा ही आ रही थी। इसलिए हमारे एक सब्सक्राइबर की डिमांड में हम ये दोबारा से ओनरशिप रिव्यू बनाने वाले हैं। तो अब हम बुलाते हैं अपाची के ओनर को। हेलो गाइस, माई सेल्फ श्रेयांश कपूर। मैं टीवीएस अपाचे 164 भी ओन करता हूँ। इसको ओन करे हुए मुझे 1 साल से ऊपर हो चुका है। आज मैं आपको इसके पूरे पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स बताने वाला हूँ। अपना पूरा डिटेल्ड ओनरशिप रिव्यू शेयर करूँगा। इसको मैं अभी 6000 किलोमीटर चला चुका हूँ। तो आज हम इसके बारे में सारी बातें करने वाले हैं। इसके क्या प्राइसिंग पड़ी थी उस टाइम और अभी करंट में क्या प्राइसिंग है, पॉजिटिव नेगेटिव सबके बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं इसकी प्राइसिंग के बारे में पूछूंगा, उस टाइम क्या प्राइस पड़ा था इसका? उस टाइम ये मेरे को पड़ी थी 1,52,000 ऑन रोड यूपी रजिस्ट्रेशन के साथ में। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं यूपी 27 की रजिस्ट्रेशन में है। और वैसे यूपी 27 का नंबर है? यूपी 27 ये शाहजहाँपुर का नंबर है। मेरा होम टाउन वहीं पे है। अभी करेंटली मैं देहरादून में रह रहा हूँ। और अभी करंट इसका प्राइस क्या चल रहा होगा? अभी इसका करंट प्राइस चल रहा है 1,65,000। 160 का। और इसमें और मॉडल्स भी आते कोई? इसमें एक ऊपर में स्पेशल एडिशन आता है। इसमें मैट ब्लैक कलर आता है, रेड अलॉयज आते हैं और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी। जैसे कि आपने देखा होगा वो पूरा जो मैट कलर आता है रेड एलॉयज एंड रेड और ब्लैक सीट के साथ, तो वो भी काफ़ी अच्छा कलर लगता है और ये भी काफ़ी अच्छा कलर लगता है मेरे को जो चाहिए ब्लैक कलर में ही थी, तो मेरे को उस टाइम वो मिला नहीं था। मैं लेने वही गया था, तो मेरे को ये हैंड टू हैंड मिल रही, तो मैंने फिर यही ले ली। उसमें क्या क्या एडिशनल फीचर्स आते हैं? उसमें बस खाली ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आती है और एक तो जो ये स्पीडोमीटर है ये RTR 200 वाला आता है और एडजस्टेबल क्लच लीवर और ब्रेक लीवर आते हैं। बस। तो अभी कितना चल चुकी है ये गाड़ी? अभी ये चल चुकी है 217। जैसे यहाँ 6217 किलोमीटर ये चल चुकी है। और तो इन किलोमीटर में आपको उस माइलेज क्या मिल रहा है आपको? माइलेज मेरे को दे रही है 40 to 45 के एमपीएल के आराम से सिटी के अंदर। हाँ। और हाईवे कभी ले गए? हाईवे पे एक बार मैंने इसको टेस्ट किया था। इसने मेरे को 45 प्लस का दी थी, 46 47 की मेरे को दी थी। एवरेज मतलब 45 का मान के चल 45 मान चलो दे रही मेरे को आराम से। चलिए तो बढ़िया एवरेज है फिर। और उस टाइम क्या होता है 1,55,000 इसकी? 1,52,000। 1,52,000। तो उस टाइम और कोई बाइक कंसिडर करी थी? हाँ, मैंने 2-3 बाइक्स और देखी थी। जैसे इसी की सेगमेंट में आती है पल्सर N160। उसकी मैंने टेस्ट राइड भी लेके देखी थी, लेकिन मेरे को वो कुछ ज़्यादा कुछ समझ में आई नहीं, क्योंकि बजाज की मेरे को कहीं ना कहीं डाउट था कि आगे जाके जब बाइक पुरानी हो जाती तो उनकी बाइक मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा मांगती है बजाज की। और मेरे घर में से पल्सर भी है, तो मैं नहीं चाहता था कि जैसे अभी जो कंडीशन उसकी होने वाली है या हो रखी है वैसी उसकी हो। तो इस वजह से मैं सोचा कि एक नए ब्रांड पे जाते हैं, टीवीएस पे जाते हैं, अपाचे लेते हैं। टीवीएस इंडियन ब्रांड भी है तो वो भी सोचा होगा। हाँ, वही इसी वो बारे में मैंने ड्यूक 200 भी देखी थी, लेकिन ड्यूक 200 अगर मैं तब लेता जब अगर मैं लॉन्ग राइड्स करता, क्योंकि जैसे कि मैं मोस्टली रनिंग मेरी सिटी में होती, तो लोकल के लिए 200 सीसी मेरे को वर्थ इट लगी नहीं। इस वजह से फिर मैंने एट द एंड यही सोचा कि 160 लेके खत्म करते हैं अपाचे में। वैसे अपाचे 200 भी कंसीडर करी थी, लेकिन उसमें वेटिंग ज़्यादा थी तो इस वजह से वो नहीं ली, वरना मेरा मन तो अपाचे 200 लेने का ही था। और 160 में वो भी आती है NS 160 जो आजकल काफ़ी पॉपुलर है, और उसके बारे में नहीं सोचा कोई? NS 160 सोचा था मैंने, मेरा बहुत पहले से मन भी था लेने का। जब वो पहले जब आती थी शुरू में उसका क्रेज़ था, लेकिन बीच में वो बंद हो गई थी, तो इस वजह से लेनी। पर वैसे तो काफ़ी अच्छी बाइक है। पावर की बात आएगी तो इसमें कितना पावर टॉर्क मिलता है? इसमें मिलती है 18 या 19 की इसकी पावर मिलती है, और 14-15 एनएम का टॉर्क मिलता है। तो 19 अगर मिल जाए तो 19 तो मेरे R15 में भी आती है, 19-18 करीब ना। हाँ, उसमें भी 155 सीसी का इंजन आता है। लेकिन वो प्राइसिंग उसकी बहुत ओवर प्राइस पड़ती है। वो अभी मेरे ख्याल से अगर उसका टॉप वेरिएंट देखे तो वो करीब 2,30,000 के आसपास पड़ रही है। 30 to 40 इतनी जाती है। तो अब अगर इसके पॉजिटिव की बात करें तो पहले क्या क्या पॉजिटिव लगे आपको? इसका पहला पॉजिटिव पॉइंट तो इसका इसमें जो पावर दे रखी है, वो इसमें पावर आपको इतनी अच्छी मिल जाती है। आपको अगर आपने ये चला ली ना, आपको और कोई बाइक शायद ही चलाने का मन करेगा। इसमें से राइडिंग मोड्स भी आते हैं, 3 राइडिंग मोड्स आते हैं इसमें। आपको चेक करा दे रहा हूँ, ये यहाँ देख सकते हैं मोड चेंज करने के लिए यहाँ पे बटन भी दे रखा है। इसमें 3 आते हैं, अर्बन मोड, स्पोर्ट्स मोड और रेन मोड। रेन मोड तो उसका किसी काम का है नहीं, अर्बन और स्पोर्ट्स पे ही रहती है। सिटी के लिए मैं अर्बन मोड ही सही रहेगा। मोड अगर आपको जैसे लीनियर पावर चाहिए, भगाना नहीं है, उसके लिए बेस्ट है। अगर आपको जैसे भगाना है, ओवरटेक करना किसी से, तो स्पोर्ट्स मोड बेस्ट है। अभी जैसे मैं परसों इसको मसूरी में लेके गया था, वहाँ
कहीं कहीं पे मेरे को जब खड़ी चढ़ाई थी वहाँ मेरे को स्पोर्ट्स मोड लगाना पड़ा और वहाँ पे आराम से निकल गई बिना किसी दिक्कत के। वैसे अगर मैं स्पोर्ट्स मोड नहीं भी लगाता तब भी निकल जाती, इतनी पावर है इसमें। बाकी अगर इसके अलावा कोई और पॉजिटिव पॉजिटिव इसकी लुक्स हैं। लुक जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं ये आगे से काफ़ी बल्की लगती है, इसका ऊपर से दिखाता हूँ मैं। जैसा कॉकपिट व्यू आप देख सकते हो और फ्यूल टैंक भी देख सकते हो, काफ़ी बड़ा और बल्की लगता है इसका फ्यूल टैंक। और अगले पॉजिटिव की बात करें वो है इसकी लाइट्स। लाइट्स में पूरी एलईडी सेटअप मिलता है। लाइट्स आप चेक कर सकते हैं, ये इसका लो बीम हो गया, ये जैसे कि आप देख सकते हैं, एंड हाई बीम का थ्रो भी इसका काफ़ी अच्छा है। चेक कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा अभी इसका ये हाई बीम हो गई। तो नाइट विजिबिलिटी भी इसकी काफ़ी अच्छी है। नाइट विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी मिल जाती है। नाइट राइड अगर आप करते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। बाकी इसमें टेल लाइट भी एलईडी मिलती है, तो इंडिकेटर का कभी लगा कि इंडिकेटर भी एलईडी होनी चाहिए? इंडिकेटर का ऐसा कोई लगा नहीं। बाकी डिज़ाइन इसका काफ़ी सही दे रखा है इंडिकेटर्स का। हाँ, डिज़ाइन वाइज तो इंडिकेटर्स काफ़ी अच्छे हैं यार। इसकी ब्रेकिंग, इसमें वैसे सिंगल चैनल एबीएस आता है, उसके बाद भी इसकी ब्रेकिंग काफ़ी अच्छी मिल जाती है। अगर आप हाई स्पीड में भी अगर ब्रेक मारते हो तो आपको कॉन्फिडेंस इसका लूज़ होगा नहीं कि बाइक रुकेगी या नहीं रुकेगी। काफ़ी अच्छी ब्रेकिंग है, बाइक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में रुकती है जैसा कि एबीएस है इसमें। अगर डुअल चैनल एबीएस होता तो तब पता नहीं कि कैसी होती, लेकिन सिंगल चैनल एबीएस के बाद भी इसमें काफ़ी अच्छी ब्रेकिंग मिल जाती है। वैसे अब न्यूज़ आ रही है कि अब जो लेटेस्ट 2024 अपाचे आएगी उसमें डुअल चैनल एबीएस आने वाला है 160 में। 160 में। 200 में तो मेरे आता ही है डुअल चैनल एबीएस। बात है डुअल चैनल एबीएस। पॉजिटिव की बात करें तो अगला पॉजिटिव इसकी राइड एंड हैंडलिंग। इसकी राइड एंड हैंडलिंग आपको काफ़ी अच्छी मिल जाती है। राइड जैसे मैंने भी ये बाइक चलाई तो मेरे को स्टेबिलिटी इसकी काफ़ी अच्छी लगी है। हाँ, स्टेबिलिटी वाइज भी काफ़ी सही है। हाई स्पीड स्टेबिलिटी भी काफ़ी अच्छी मिल जाती है आपको, कॉन्फिडेंस आएगा चलाने में। थोड़ा जैसे हैंडल वॉबल तो होता है 100 के ऊपर, क्योंकि नेकेड बाइक है, तो हाँ। नेकेड बाइक चाहे कोई भी ले लो उसमें हाई स्पीड में थोड़ा हैंडल वॉबल करता ही है। हाँ, वैसे 100 के ऊपर तो वो कभी कभी लेकर के जाते हैं, ऐसे इतनी तेज़ में रिकमेंड भी नहीं करता कि आप जैसे हाईवे पे चलाओ। अगर आप ट्रैक पर राइड करो तब तो कोई दिक्कत नहीं, आप ट्रैक पे चलाओ कितनी भी तेज़ लगानी। इसके मैं टायर्स का पूछ रहा हूँ, टायर्स का रिस्पॉन्स कैसा है? टायर्स का रिस्पॉन्स इसका ठीक है, बस जो इसमें पीछे टीवीएस के टायर्स दे रखे हैं इसकी क्वालिटी मेरे को कुछ उतनी खास लगी नहीं। जैसे मैं मारता हूँ तो ये हाल हो रखा है 6000 किलोमीटर में, लग रहा है कि 8-10-15 हज़ार और चल जाए फिर मैं टायर इसका चेंज कराता हूँ ब्रेक। जैसे मेरे पे मैंने उसमें भी ये कंपनी के टायर चल रहे हैं, तो मेरे को ड्राई ग्रिप तो सही है, ड्राई रोड पे ग्रिप तो अच्छी मिलेगी, वेट रोड पे मेरे को कुछ खास नहीं लगी ग्रिप। वेट रोड पे मेरे को मतलब ठीक लगती है इसकी, ठीक है ग्रिप इसकी। मैं तो उसमें रेन बोर्ड दे रखा है वो वही लगा लेता हूँ, किसी काम का है नहीं। लेकिन यही थे इसके कुछ पॉजिटिव जो मैंने आपको बता दिए। और नेगेटिव्स की बात करें, सबसे पहले नेगेटिव में मैं यही पूछ रहा हूँ, बिल्ड क्वालिटी कैसी लगती है? नेगेटिव बिल्ड क्वालिटी इसकी फाइबर दे रखी है, अब चेक भी कर सकते हैं। मैं फुल टैंक इसका बजा रहा हूँ। और मैंने एक बात भी नोटिस करी, जैसे यहाँ पे दबता है इसका ना, तो ये वाइट वाला पार्ट थोड़ा यहाँ अंदर की तरफ हाँ दबता है, जैसे प्रेशर पड़ता है। पैनल गैस भी काफ़ी दे रखे हैं, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, इसमें पैनल गैप भी काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पे आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप ये वाले थोड़ा सा आगे यहाँ पे। और मैं इसकी स्विच गियर क्वालिटी की बात करूँ तो वो भी कुछ ज़्यादा खास नहीं है, ये तो फिर भी ठीक है। एक इसकी बात बताऊँ मोड वाले की, एक बार इंसिडेंट क्या हुआ था, बारिश में खड़ी थी और मैं इसको राइट पे लेके गया था, मैंने अंदर दबाया, अंदर दबा ही रह गया ये। मैंने भी नोटिस किया, जैसे अर्बन से वो स्पोर्ट मोड में जाता है वो तो सही, लेकिन स्पोर्ट से जब रेन मोड में आता है तो ये बटन अटक जाता है, मैंने भी कई बार नोटिस करा है ये। नहीं, वैसे नॉर्मली अटक जाता है, एक बार अटक गया था, उनको खींच के बाहर निकालना पड़ा, तो ये कुछ हो गया था इसके साथ। उसी के बाद से तब ये और अटकने लग गया। हाँ, अटकने। और अगले नेगेटिव की बात करें तो वो इसके गियर्स कभी कभी अटकते हैं। ट्रैफिक में कई बार क्या होता है, जब फर्स्ट गियर से न्यूट्रल करना होता है तो उसमें अटकते हैं, न्यूट्रल से फर्स्ट में भी अटकते हैं। मैंने भी ये कई बार एक्सपीरियंस किया है इस बाइक में कि कभी कभी गियर्स अटकते हैं, बिल्कुल एकदम से नहीं लगते। वैसे अपाचे में है प्रॉब्लम, मैं पुरानी 2V की बात करूँ उसमें भी अटकते हुए मैंने चला रखी है, ये गियर अटकने की प्रॉब्लम हो गई। अगले नेगेटिव की बात करें तो इसके जो सस्पेंशंस हैं वो थोड़े से स्टेपर साइड को दे रखे हैं, फ्रंट और रेयर दोनों। हाँ, फ्रंट और रेयर दोनों, क्योंकि ये एक तरह की नेकेड स्पोर्ट्स बाइक में आती है तो उस हिसाब से इसकी वो स्टेप होने भी चाहिए। लेकिन कई बार जब इन्हीं रोड्स की बात करें तो अगर आप जैसे ऑफ रोडिंग हो तो उसमें तो झटके बहुत लगते हैं स्टेपर सस्पेंशन में। एंटॉक के भी जैसे फ्रंट सस्पेंशन तो फिर भी सही, रेयर सस्पेंशन की बात करो, रेयर सस्पेंशन उसका स्टिफ है काफ़ी। हाँ, और एक और इसका नेगेटिव पॉइंट है इसमें, जब आप इसको ये ख़राब रोड कंडीशंस पे चलाते हो तो उसके
अलग अलग जगह से रेटलिंग नॉइस आने लग जाती है। जैसे मेरे में भी अभी आने लग गई थी, ये सस्पेंशन में से आ गई थी और नीचे ब्रेक कैलिपर के पास ब्रेक कैलिपर से आ रही होगी उसमें, यहाँ कहीं से आ रही होगी। हाँ, यहाँ हेड कहीं से आ रही है रेटलिंग नॉइस इसमें। और यहाँ पे से, यहाँ से आती कभी, यहाँ यहाँ पे से नहीं आती, बस खाली इस पोर्शन से आती है रेटलिंग नॉइस। अभी तो वैसे कम चली है, जब ज़्यादा चल जाएगी तो आपको बता दूंगा कि इसमें कहाँ कहाँ से आ रही है, नहीं आ रही। बाकी इसकी जो सीटिंग की बात करें तो सीट कंफर्ट कैसा है इसका? सीट कंफर्ट इसका अच्छा है। मेरे घर में जैसे पल्सर भी है, तो पल्सर का मेरे को सीट कंफर्ट इससे ज़्यादा अच्छा लगता है, जो कि इसकी रेयर सीट्स की बात करूँ तो मुझे उतनी कुछ खास कंफर्टेबल नहीं लगती। और पल्सर देखिए तो पल्सर एक तरह कम्यूटर बाइक है, तो उसकी सीट मतलब एक सीट फ्लैट है, हाँ लगभग फ्लैट रहती है। थोड़ी सी ऊपर को हाइट में दे रखी है, इस वजह से उसका कंफर्ट ज़्यादा अच्छा है। मैं एक और पॉइंट पूछना चाहूँगा, जैसे ट्रैफिक में चल रहे देहरादून में देखा ट्रैफिक दिन के टाइम काफ़ी रहता है, अभी तो फिर भी सर्दियाँ भी चल रही है, और मतलब सर्दियाँ गर्मियाँ दोनों में हीटिंग इशू कैसा है इसका? हीट होती है कभी? हीट नहीं, आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें हीटिंग में। वैसे ट्रैफिक में खड़े हुए गर्मियों के मौसम में कभी नहीं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई? जैसे गर्मी तो मेरे यहाँ भी बहुत पड़ती है, वहाँ पे भी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं। हाँ वैसे मेरे ख्याल आना भी नहीं चाहिए, क्योंकि 160 सीसी है, वो ज़्यादातर जैसे हायर सेगमेंट की चीज़ें 200 या उससे ऊपर होगी तो उनमें ज़्यादा आते हैं हीटिंग इशू सुपर बाइक्स में ज़्यादा देखने को मिलता है। सुपर बाइक्स में। हाँ। आजकल की जो सुपर बाइक है तो उनमें भी लगभग काफ़ी कम हो गया पहले के हिसाब से। बस वही, और बाकी जैसे मैं लास्ट पूछा था रिकमेंड करते। हाँ ठीक। बाकी अब जो मेन क्वेश्चन है, इसकी आफ्टर से सर्विस कैसी है? आफ्टर से सर्विस की सब्जेक्टिव बोलना चाहूँगा, सर्विस सेंटर टू सर्विस सेंटर डिपेंड करता है कि आपके एरिया का सर्विस सेंटर कैसा है। मैं अपने यहाँ की सर्विस बताऊँ तो मेरे यहाँ पे सर्विस मेरे को शुरू में ठीक लगी, जब मैंने फर्स्ट सेकंड सर्विस कराई। उसके बाद से मेरे को प्रॉब्लम्स आनी शुरू हुई, क्योंकि एक बार तो क्या हुआ था कि मेरी बाइक का क्लच लीवर टूट गया था, तो खाली मैं क्लच लीवर रिप्लेस कराने के लिए गया था, तो उन्होंने बोला कि इसकी पूरी असेंबली चेंज होगी, जबकि अगर मैं नहीं भी कराता तो मेरा काम इससे भी चल रहा था, टूटा हुए से भी, लेकिन मेरे को कराना था, तो उन्होंने बोला पूरी असेंबली चेंज होगी। और पूरी असेंबली इसकी काफ़ी महंगी आती है, जैसे कि 1500-1600 रुपये की पूरी असेंबली आती है क्लच की। और फिर मैं ये पार्ट उनके यहाँ था ही, तो मैं दूसरी जगह गया, तो यहाँ वो ये पार्ट मेरे को मिल गया, ये मेरे को 150-200 रुपये के आसपास पड़ा। तो मेरे को क्या कहते हैं, शोरूम वालों का लगता है थोड़ा कि वो ना एक्स्ट्रा थोड़ा हाँ सेल करने की ट्राई करते हैं। उसमें मैं यही बोलना चाहूँगा कि अगर आप कोई भी बाइक लेते हैं तो अपने एरिया का सर्विस सेंटर एक बार अच्छे से देख लें कि कैसा है, वहाँ का स्टाफ कैसा है। बाकी ये बात तो सही बोली कि सर्विस वो सेंटर टू सेंटर डिपेंड करता है वहाँ की सर्विस कैसी है। हाँ, और बाकी मैं नॉर्मल सर्विसिंग की बात करूँ तो इसकी नॉर्मल सर्विसिंग जो इसकी लेबर में जो लेबर फ्री सर्विस होती है, शुरू की 3 सर्विसेज होती हैं 1 साल के अंदर में, उसमें इसकी 800 से 900 रुपये में सर्विस हो जाती है ऑथोराइज सर्विस सेंटर से। इसमें लेबर चार्जेस अलग से इंक्लूड होते हैं। अब जब मैं इसकी नेक्स्ट सर्विस कराऊंगा तो उसमें मेरे को लेबर चार्जेस भी लगेंगे, क्योंकि इसकी फ्री सर्विसेज पूरी ख़त्म हो चुकी हैं। बाकी और सर्विस सेंटर के एक्सपीरियंस की बात बताऊं तो सर्विस सेंटर में जैसे कि बाइक्स अमाउंट में बहुत ज़्यादा आ जाती हैं, लेकिन वहाँ पे देखने वाले जो वर्कर्स हैं वो बहुत कम हैं, उतने है नहीं कि एक दिन में वो बाइक सारी अटेंड कर सकें। तो यही है कि TVS के में वर्कर्स की काफ़ी कमी है। बाकी अब जैसे इसके पॉजिटिव और नेगेटिव आप सबने देख लिए थे, तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि किसी को रिकमेंड करना चाहोगे बाइक? हाँ, मैं डेफिनेटली रिकमेंड करना चाहूँगा। जैसे कि अगर आपको ऐसी बाइक चाहिए जिसमें आपको पावर भी चाहिए, माइलेज भी चाहिए, और साथ ही साथ में राइडिंग कंफर्ट भी हो, लुक्स भी स्पोर्टी लुक्स हो, और जो एक्स्ट्रा थोड़े फीचर्स हो गए जैसे मोड्स हो गए, तो आप डेफिनेटली इस बाइक के ऊपर जा सकते हैं। वैसे सेगमेंट में और भी बाइक्स आती हैं, जैसे इसकी जो मेन कॉम्पिटिटर हो गई NS 160, वो भी आजकल ट्रेंड में काफ़ी चल रही है। एक 160 सीसी में एक अपाचे और पल्सर, यही 2 बाइक सबसे ज़्यादा चलती हैं। वैसे और भी आती हैं जैसे हीरो 160, लेकिन वो बाइक ऐसी, इसको कोई खरीदे या ना खरीदे एक ही बात है। फिर से बोलो। हाँ बताइए ये वाला। तो वैसे 160 सीसी सेगमेंट में 2 ही बाइक सबसे ज़्यादा। नहीं यहाँ से जो तू गए तो अब तो आप वहाँ से, तो आप डेफिनेटली इसको कंसीडर कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी बाइक है। मतलब 160 सीसी में अगर पावर भी चाहिए, लुक्स भी चाहिए, माइलेज, एक तरीके से पूरा कंप्लीट पैकेज है बजट के अंदर। कंप्लीट पैकेज है। और अब जो नई वाली अपाचे का फेसलिफ्ट आने वाला है शायद से 2024 में, उसमें आपको डुअल चैनल ABS भी मिलने वाला है। उसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी आ जाएगी मेरे ख्याल से बेस मॉडल में ही। हाँ, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी इसमें स्टैंडर्ड आती है, आने लग गई है। हाँ उसी, और कुछ आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के फीचर्स भी आपको अपग्रेडेड मिलेंगे पहले से। एक उसमें गियर शिफ्ट इंडिकेटर भी आ जाएगा। हाँ, हाँ वो भी मैं ऐड करना चाहूँगा इस बाइक में, जैसे गियर शिफ्ट इंडिकेटर नहीं है
तो वो थोड़ा लगता है कि जिस जो प्राइसिंग इसकी है उसमें गियर शिफ्ट इंडिकेटर तो आना चाहिए था इसमें। इसके स्पेशल एडिशन में वो सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं जो इसमें नहीं मिलती। बाकी एक बार इसके एग्जॉस्ट की बात करें तो इसके एग्जॉस्ट का लुक कुछ ऐसा है, और जो नई वाली आएगी उसमें बल्कि सा लुक आ रखा है। ये जैसे आप देख रहे डुअल बैरल एग्जॉस्ट है, उसमें सिंगल बैरल है, तो वो मेरे को कुछ खास नहीं लगा उसका लुक। जैसे आप देखते थे ये स्लीक लुक है इसका, ज़्यादा देखते स्लीक लुक है एकदम, तो ये काफ़ी अच्छा लगता है। यही सेम एग्जॉस्ट RTR 200 में भी आता है। लेकिन अब मैं तो चेंज हो गया। बाकी इसका एग्जॉस्ट नोट सुनाएंगे आपको। तो आपने इसका एग्जॉस्ट नोट सुना होगा, और मेरे को तो पर्सनली काफ़ी अच्छा लगता है इसका भी और 200 का भी। बाकी अगर इसकी थोड़ा और की बात करें तो इसमें कुछ आफ्टर मार्केट लगा है। आफ्टर मार्केट एसेसरीज तो मैंने एक दो चीज़ें लगवाई हैं, जैसे कि ये डिस्क लॉक हो गया, इसको मैं जब रात में पार्क करता हूँ तो जैसे मेरी ओपन पार्किंग में खड़ी रहती तो लगा देता हूँ। और एक ये हो गया गियर लेवर शू प्रोटेक्टर, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप इसको लगवा लें, मस्ट एसेसरी है, इससे आपके शूज़ कभी ख़राब नहीं होंगे गियर शिफ्टिंग करते वक्त। तो आज के ओनरशिप रिव्यू में इतना ही सब। आपने सारा पॉजिटिव और नेगेटिव सारे सुन लिए थे, और पर्सनली मैं बताऊँ तो मेरे को 160 सीसी में काफ़ी अच्छी लगती है बाइक, ये भी और NS 160 दोनों ही। तो जो यहाँ पे मेरी एंटॉक खड़ी हुई उसका ओनरशिप रिव्यू आप सबको श्रेयांश के चैनल पे मिल जाएगा, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें आप लोग। चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। श्रेयांश के भी जल्दी 500 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने हैं, और मेरे भी 500 सब्सक्राइबर्स जल्दी कंप्लीट करने हैं। तो आज का रिव्यू बस इतना ही रखते हैं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।